Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a poet in American literature, Sylvia Plath. She is a female writer. Basically, Sylvia Plath को पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सर ने भी आपको ये बात बताई होगी मे भी, कि अमेरिकन लिटरेचर के अंदर एक टॉपिक है. बेसिकली अमेरिकन लिटरेचर जो है वो एक बहुत वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है. ठीक है, उसके अंदर आपका ड्रामा भी आ जाता है, नॉवल भी आ जाता है, एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, उसके अलावा पोइट्री यानी कि ऑल टाइप ऑफ जो जनरा होते हैं वो तकरीबन सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं अमेरिकन लिटरेचर के अंदर. तो बेसिकली जो हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली हम 4 पोइट्स को फोकस करते हैं. ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और ना ही बच्चे कर भी पाते हैं. यानी 6 चीज़ें जो है ना वो आप प्रिपेयर करते हो, 4 आपकी अच्छी होनी चाहिए और 2 को आप थोड़ा सा लाइट में रख सकते हो. बेसिकली 4 जो हैं वो ये वाले राइटर्स, जिसमें से 2 आप पढ़ चुके हो, वल्बर और एडम रिच. ठीक है, और 2 आपके रहते हैं, सिल्विया प्लैथ और दूसरा है जोनिस बेरी. तो ये 4 पोइट्स, और उसके अलावा आप एक ड्रामा करोगे, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, वो है, और उसके अलावा एक नोवेल है, फॉर होम द बेल टोल्स. तो ये आपका, हाँ आप तो कर चुके. तो ये जो है ये आपका कलेक्शन है इसके अंदर अमेरिकन लिटरेचर में. अब बेसिकली हम आज क्योंकि सिल्विया प्लैथ को डिस्कस करने लगे हैं, तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो 4 राइटर्स हम पढ़ रहे हैं और अमेरिकन लिटरेचर के ही सब्जेक्ट के अंदर इस तरह का सिचुएशन क्यों रखी गई है कि इसके अंदर ड्रामा भी है, नोवेल भी है, पोइट्री भी है, ये पता होना चाहिए. और दूसरा ये कि बेसिकली पोइट्स एंड पोइट्री ये एक टॉपिक है हमारा. अमेरिकन लिटरेचर के अंदर रहते हुए पोइट्स एंड पोइट्री एक हमारा टॉपिक है. उस टॉपिक के नीचे हम 4 पोइट्स को डिस्कस करते हैं, जोनिस बेरी, सिल्विया प्लैथ, वल्बर और एडम रिच, इन 4 पोइट्स को. अब बेसिकली उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर का सब्जेक्ट इसलिए हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि ये पोइट्स पढ़ के आप जानो कि ये पोइट्स जो हैं दे आर मॉडर्न, दे आर ब्रेव वन, दे आर मैच्योर, दे आर इंटेलेक्चुअल. ठीक है, वो हम यानी कि हम पोइट्स को पढ़ के ये जानते हैं कि कितने वो इंटेलेक्चुअल हैं, किस हद तक वो मॉडर्न है. बेसिकली अमेरिकन का लिटरेचर का जो कंसर्न है वो मॉडर्निटी के साथ है. और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इट्स मीन कि हम भी जो है वो अमेरिकन, क्योंकि जो हम ओवरऑल अगर लिटरेचर को देखें तो इसके अंदर ब्रिटिश लैंग्वेज है मोस्टली, लेकिन अमेरिकन लिटरेचर का खास तौर पे एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है. ठीक है, तो इसका कंसर्न जो है वो बेसिकली मॉडर्निटी के साथ है कि आप ये देखो कि मॉडर्न राइटर्स किस तरह के होते हैं, और इसके अंदर जितने भी राइटर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो 20th सेंचुरी के साथ है. तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि मॉडर्न वन. एक बात तो ये क्लियर हो गई. दूसरी बात ये है कि जब मैंने कहा कि पोइट्स एंड पोइट्री, तो पोइट्स एंड पोइट्री का मतलब ये है कि हमने, जब आप दूसरी पोइट्री पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने चास्टर को पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको पढ़ा, जॉन मिल्टन पढ़ा आपने, ठीक है, डन को पढ़ा, तो आपके जहन में ये भी बात आएगी कि हमने वहाँ पे तो उसको सेपरेट सेपरेट पढ़ा है, यानी एक एक बुक है उसकी, तो चलो वो काम हो गया. लेकिन इसके अंदर 4 पोइट्स को ही क्यों इकट्ठा डाल दिया गया है? अमेरिकन लिटरेचर है तो ये एक सब्जेक्ट, तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें क्यों कंसर्न कर दी गई हैं? तो बेसिकली वो हमें एज अ मॉडर्न मैन, एज अ मॉडर्न पर्सन जो है वो हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि अगर आप मॉडर्न ड्रामा देखो तो उसने इंतहाई मॉडर्न क्या, ये तो हर चीज़ को क्रॉस करता है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा लातादाद कॉम्प्लेक्सिस की ही सिर्फ बात है. तो ये एक जो है ना, अगर मैं कहूँ कि हमारे जैसा भी बंदा हो तो वो एंड में जब इसको पढ़ता है तो उसकी बस हो जाती है, वो कहता है मैं नहीं अब पढ़ सकता ये इंग्लिश लिटरेचर को. ठीक है, इस हद तक ये है ड्रामा. और अगर इसको पोइट्स एंड पोइट्री का मैं बात कर रही थी, इसके अंदर रहते हुए मैं ये बात कर रही थी कि जैसे आपने चास्टर को पढ़ा, ठीक है, मिल्टन को पढ़ा या डन को पढ़ा, तो उन पोइट्स को पढ़ के आप ये देखते हो कि उनकी पोइम्स के अंदर थीम्स क्या हैं. थीम्स को हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किस तरह की बात की हुई है.
लेकिन अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जो पोइट्स हैं, जो 4 पोइट्स रखे गए हैं, उनको पढ़ने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि इन पोइट्स को पढ़ के आप थीम्स पे फोकस ना करो, थीम्स पे फोकस करो, लेकिन बेसिक पर्पस क्या है कि थीम्स को पढ़ के हम ये जानें कि पोइट कैसा है, पोइट किस हद तक मॉडर्न है, किस तरह की इंटेलेक्ट इस्तेमाल करता है, और उसकी जो वो पोइट्री कर रहा है, उसकी पोइट्री के करने के किस हद तक उसके इन्फ्लुएंस जो है उसकी पोइट्री का, उसकी अपनी ज़ात के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, उसकी अपनी जो लाइफ है उसके ऊपर उसकी पोइट्री जो वो कर रहा है या कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कितना पड़ रहा है। तो अब इसको मैं कंक्लूड ऐसे करूँगी कि अमेरिकन लिटरेचर में पोइट्स को पढ़ने का पर्पज़ हमारा ये है कि हम ये जान सकें कि वो किस हद तक इंटेलेक्चुअल हैं, किस हद तक मॉडर्न हैं, और उनकी पोइट्री को पढ़ के हमने उनके थीम्स को फोकस नहीं करना, हमने ये देखना है कि उनके थीम्स को पढ़ के कि वो उनकी, आप यूँ कह लो कि सिंपल वे में, कि हमने उनकी ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करना है उनके थीम्स के साथ, कि वो जो थीम्स बयान कर रहे हैं अपनी पोइम्स के अंदर, उनके किस तरह से उनकी अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। ये तो एक वैसे एक जनरल भी बात है कि जो भी पोएट जो है वो कुछ लिखता है ना, तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन, बल्कि मोस्ट काफ़ी हद तक कनेक्शन उसका अपनी ज़ात से होता है। और अब हम आते हैं इसके ऊपर सिल्विया प्लैथ के ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इससे सिल्विया प्लैथ जो है, शी वॉज अमेरिकन, अमेरिकन ये थी, और तकरीबन 36 ईयर्स की थी जब ये, तो इसकी डेथ हो गई थी, बल्कि डेथ नहीं, इसने सुसाइड की थी खुद से। ठीक है, अब ये मैं कहूँगी कि अगर इसकी पोइट्री की हम बात करें तो मैं इसकी पोइट्री को कहूँगी कि इसकी पोइट्री जो है वो ओवरऑल जो है ना, इसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर बेस करती है, यानी कि इसकी पोइट्री के अंदर थीम्स क्या हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसने पोइट्री जब लिखी है तो इसकी पोइट्री में यूँ लगता है कि जैसे इसने एक लफ्ज़ भी अगर लिखा है ना, तो वो इसकी अपनी ज़ात के ऊपर भी पूरा उतर रहा है, और तमाम तर जितनी भी जो ख़वातीन हैं, वुमेन हैं इस दुनिया की, उसको भी वो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ना सिर्फ अपनी उसकी अपनी ज़ात को किया, उसने अपनी ज़ात को ही के बारे में है हर बात, लेकिन वो हर बात जो वो लेकिन वो हर बात जो वो कर रही है, वो उसकी जो है ना, वो तमाम तर वुमेन्स के ऊपर पूरी उतरती है। अब इसकी बायोग्राफी पे आते हैं। शी वॉज अमेरिकन, अमेरिकन ये थी, और इसका जो फादर था, हिज फादर नेम वॉज ओटो प्लैथ, ओटो प्लैथ। ठीक है, सिल्विया प्लैथ इसका अपना नेम था, और इसके फादर का नेम था ओटो प्लैथ। Basically, Otto Platt was a professor. He was a professor of biology, and he was a specialist. स्पेशल जो शहद की मक्खियाँ जो होती है ना, इनको पकड़ने में जो है वो उसको उनको रखने में जो है उसको स्पेशलिटी थी इसके फादर को, ओटो प्लैथ को। ओटो प्लैथ बेसिकली, ओटो प्लैथ जो है, इसका जो फादर है, इसका जो सिल्विया के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा, ये इससे डीप लव करती थी अपने फादर से, अपने फादर के साथ ये बहुत ज़्यादा इंतहाई हद तक अटैच थी, और इतना क्योंकि ये समझती थी कि मेरा फादर ही एक ऐसी शख्सियत है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मेरी केयर कर सकता है, ठीक है, मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, और सिर्फ यही मेरे लिए केयरिंग है और मेरे लिए लविंग पर्सन है। And she born in Sylvia Plath born in 1932 and she died in 1963। तो अगर आप इसकी एज को भी देखें तो बहुत ही कम वक्त है इसकी एज के अंदर, क्योंकि नियर अबाउट 33 या 36 में इसकी डेथ होगी, सुसाइड इसने कर लिया था। और शुरू से ही माशाल्लाह इसका जो इंटेलेक्चुअल हवाले से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी रही है, और इसकी फॉन्ड ऑफ राइटिंग थी, इसको लिखने का शुरू से ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, और स्कूल में भी अपनी लाइफ में जो है वो उसने काफ़ी पोइम्स भी लिखी, और इसको जो है वो मॉडल स्टूडेंट कहा जाता था। यानी कि मॉडल स्टूडेंट ये का मतलब होता है कि
हर इंसान जो है वो उस जैसा दिखना चाहता है, एज अ मॉडल वो रिप्रेजेंट होती थी स्कूल्स में भी, जहाँ जहाँ भी वो गई। तो और उसके बाद सबसे इसकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा ब्रेक डाउन ये हुआ असल में इसकी जो पूरी पोइट्री है, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगी, इसकी पूरी पोइट्री जो है वो बेसिकली बेस करती है इसकी इंजर्ड साउल को। वो समझती है कि वो उसकी जो रूह है ना वो इंतहाई इंजर्ड है, उसको कभी कोई लव नहीं कर सकता, उसको कभी कोई केयर नहीं दे सकता, सिर्फ एक उसका बाप था जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। जब हस्बैंड इसकी लाइफ में आया उसने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट भी किया, लेकिन एक अजीब किस्म की कह लो कि इसकी साइकी थी, एक साइकोलॉजिकल ट्रोमा था इसका, अजीब किस्म की, ये जिसे कहना चाहिए कि जब इंसान के अंदर जो है चीज़ें भरती चली जाएं या वो उसके ज़ख्म जो है वो भरते चले जाएं और वो उनको कहीं बाहर भी ना निकाल सके, जैसे कि इंसान अपनी भड़ास निकाल लेता है या इंसान जो है वो कोई अंदरूनी तौर पे इंसान कोई कोई ना कोई नए रास्ते तलाश कर लेता है, लेकिन असल में ये कहती है कि मैं एक औरत हूँ लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, मेरे ऊपर रिलीजन का प्रेशर है, मेरे ऊपर अथॉरिटी का, वो मर्द को नहीं गलत कह रही, वो कहती है मैं अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अथॉरिटी के ही नीचे रहना चाहती हूँ, लेकिन अथॉरिटी के नीचे रह के मैं अपनी डिज़ायर्स पूरी करना चाहती हूँ और मैं अपनी डिज़ायर्स जो हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पाती, और उन डिज़ायर्स के पूरा ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इंजर्ड फील करती है और उसकी वजह से आखिरकार तंग आके ये जो है फिर इसने सुसाइड कर लिया, और सिर्फ इसने अकेले भी सुसाइड नहीं किया, इसकी एक छोटी बेटी थी, एक बेटा था इसका और एक छोटी बेटी थी, उस बेटी को भी इसने अपने साथ ही जो है वो मार दिया था। तो अब जब हम इसके ये कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो पेज है ना, अगर ये पेज आपको आता है इसके अंदर वो तमाम वर्ड्स लिख दिए गए हैं जो आपकी सिल्विया प्लेथ की पोइट्री को बयान कर रहे हैं। इसकी तमाम तर पोइम्स में बार बार यही वाली तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी पोइट्री को मैं यूँ कहूँगी अब नहीं मुझे लगता, लेकिन जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमें लगता था कि पूरे लिटरेचर के अंदर इसी की पोइट्री जो है ना वो तंग करती है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा समझ लें, हमें भी थोड़ा देर से समझ आई थी, स्टार्ट से अगर हम इसको ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगती। असल में इसकी पोइम्स इस तरह लिखी गई हैं कि इसकी पोइम को हम किसी एक लेवल के ऊपर जस्टिफाई नहीं कर सकते, मसला ये है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसने एक किताब पोइम लिखी है, 6 इसकी पोइम्स हैं जो हमने पढ़नी है। यू आर है एक, ठीक है, और इसके अलावा द बी मीटिंग है, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स है, एरियल इसकी बहुत मशहूर पोइम है और अक्सर वही आती है, और उसके अलावा पपीज़ इन अक्टूबर है जो हमने आज पढ़नी है। तो ये इसकी पोइम्स हैं, और तकरीबन तमाम तर पोइम्स में जैसे मैं कहूँ कि पपीज़ इन अक्टूबर इसकी पोइम है। अब अगर मैं उसके अंदर इसने सिंबोलिज्म इस्तेमाल किए हुए हैं, अब अगर मैं उसको कहूँ कि इसने इस पोइम के अंदर अपनी डिज़ायर्स का जिक्र किया है, यानी इसकी डिज़ायर्स के ऊपर ये पोइम बेस करती है, तो मैं पोइम के फर्स्ट वर्ड से लेके एंड के वर्ड तक उसको जब पढ़ूंगी तो मुझे लगेगा हाँ इसने तो डिज़ायर्स की बात की है, फिर मैं कहूँगी अच्छा मैं इसको किसी और एंगल में सोच के देखती हूँ, फिर मैं अगर उन्हीं उसी वर्ड्स को पोइम को लूँ कि अच्छा इसने तो मुझे लगता है कि कोई सेक्सुअल इमेजरी के बारे में बात की है, सेक्स के बारे में बात की है, तो वो तब भी वो पोइम उस पे पूरी उतरेगी कि हाँ इसने सेक्स के बारे में बात की हुई है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं इसने ना अपनी इंजर्ड साउल के बारे में बात की है, कि यानी कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल के ऊपर बात की हुई है, तो फिर मैं उस पोइम को उस लेयर में जब देखूंगी तो उस लेयर में भी वो पूरी उतरेगी। इसकी पोइम की खासियत ये है कि आप इसको जिस 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 भी पहलू में इसको देखते जाओगे, हर पहलू में ही वो आपको वो कहेगी कि हाँ मैं इसी बारे में बात हुई है, क्योंकि उसने खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई कि मैंने किस किस बारे में बात की। ये हम रीडर्स ही हैं कि हम खुद एनालाइज करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ कंसिडर करना है चीज़ों को, बिलीव नहीं है, सिर्फ कंसिडर करना है।
तो यही जो चीज़ है ये मॉडर्निटी को शो करती है कि कोई भी चीज़ जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, आपने बस चीज़ों को कंसिडर करके छोड़ देना है, कंसिडर करके छोड़ देना है। और असल में इसकी पॉइंट्स को जब हम लिखते हैं या पेपर में आती है तो मसला भी यही आता है कि हम कहते हैं अच्छा इसकी तो पोइम में तो 5-5 6-6 बातें हैं, अब एक पैरा को डिस्क्राइब करने लगो तो उसमें तो 5-6 वो लेयर्स पे पूरी उतर रही है, तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो उसका मैंने तो ये ग्रुप बनाया था कि यानी जैसे एक पोइम आ गई है सपोज, तो अगर उसकी 5 लेयर्स में उसको डिस्कस करना है तो पॉइंट बना लो कि अच्छा हमने इसके अंदर ये सेक्सुअल वाली भी बात कर देंगे, फिर इसकी जो है वो इसकी बैटर्ड माइंड जो है, इसकी जो इंजर्ड साउल है उसकी भी बात हो जाएगी, फिर इसके डिजायर्स की बात हो जाएगी। यानी कि अगर पोइम के 1 2 3 4 स्टैंजा हैं तो एक एक स्टैंजा को एक एक लेयर के ऊपर डिस्कस कर दिया, क्योंकि पूरी पोइम तो तमाम लेयर्स पे डिस्कस हो सकती है ना। फर्स्ट स्टैंजा को सपोज मैंने पकड़ा, मैंने उसमें मुझे डिजायर्स की बात ज़्यादा लग रही है, मैंने पैरा एक डिज़ायर का बना दिया। दूसरा जो स्टैंजा पकड़ा तो उसको मैंने सेक्सुअल इमेजरी के ऊपर डिस्कस कर दिया। तीसरा पकड़ा तो उसको मैंने उसके इंजर्ड साउल के ऊपर डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से जो है वो उसकी अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाए तो उसका तरीका ये है। अब नेक्स्ट इसकी एलिमेंट ये है, एक इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ये है कि एवरी वुमेन वांट टू सेक्स विद हिज फादर, विद हर फादर। क्यों? क्योंकि शुरू से ही यानी कि हर औरत जो है वो अपने नफ्सियाती तौर पर या इंस्टिंक्टिव होता है, इंस्टिंक्टिव मतलब उसकी फितरत में होता है कि वो अपने फादर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती है। अब वो अब जैसे आपने पढ़ा था सेम लाइक इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो उसमें इसके उल्ट था कि एवरी मैन वांट्स रिलेशन विद हर मदर और सिस्टर के साथ उसका बनता है, और इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो फीमेल्स हैं उनका मेल के साथ बनता है। तो इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी इसको शुरू से इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी। अब बेसिकली इस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हुआ कि क्योंकि वो अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। अब उसके एक प्रॉब्लम ये भी थी कि क्योंकि वो अमेरिकन सोसाइटी है, ये भी साथ सोचें, वो अमेरिकन अमेरिकन सोसाइटी में पली बड़ी है ना, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नॉर्मल पाई जाती हैं, उनको इशू नहीं लिया जाता। और वहाँ पे अक्सर ही ये पाया जाता है कि यानी कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही अटैच होते हैं और लड़कियाँ जो है वो बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। तो इसकी जो मदर थी सिल्विया की, उसने इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी सिल्विया पे ना, वो इसकी इतनी केयर नहीं करती थी, और इस बात का भी उसको अंदरूनी तौर पे ना बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास होता था कि मेरी माँ जो है वो मेरे भाई को इम्पोर्टेंस देती है, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो इस तरह से ये अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रही है। और एक इसका ये भी था पॉइंट के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी इसमें था। तो इस वजह से अब सबसे पहला इसकी ज़िंदगी के अंदर ब्रेक डाउन ये हुआ है कि जब ये 8 साल की थी, सिर्फ 8 साल की थी, तो इसके फादर की डेथ हो गई थी, और इसके फादर की डेथ डायबिटीज़ की वजह से हुई थी। अब जब इसके फादर की डेथ हो गई तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जब डेथ होती है किसी की भी तो इंसान जो है वो बर्दाश्त कर जाता है चीज़ों को, यानी कि वो कहता है कि वक्ती तौर पे तो नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ वो कहता है कि नहीं ऐसे ये तो ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने ये नहीं कहा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी अपने फादर की डेथ को, बर्दाश्त तो उसने कर लिया, बर्दाश्त तो करना ही पड़ा उसको लाजमी, क्योंकि डेथ तो डेथ है, वो तो नहीं आ सकते वापस। लेकिन बर्दाश्त तो कर ही लिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस और चीज़ है और बर्दाश्त और चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हो तो फिर आप जो हो ना आप फिर जब आपके अंदर बर्दाश्त आ जाती है उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस जो है वो एक अगला स्टेप है, उसके बाद आप सब्र कर लेते हो। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करो तो फिर बर्दाश्त का क्या फ़ायदा, फिर आप जो हो वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस के अंदर चले जाते हो जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब एक्सेप्ट कर लो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर सब्र भी आ जाता है।
तो बेसिकली वो इस चीज़ को बर्दाश्त उसने कर लिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकी। एक्सेप्ट कैसे नहीं उसने किया, वो अक्सर ही डायरी भी लिखती थी, और डायरी में वो अक्सर जो है वो अपने फादर को क्लेम करती है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। अब वो कहती है कि वो उसको इस तरह से लेती है, उसकी साइकी इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसने अपने फादर के ऊपर जो है ना, बल्कि मेल्स के ऊपर उसने काफ़ी ज़्यादा पोइम्स भी लिख डाली। एक जगह पे वो कहती है कि मैं हवा की तरह बंदे खाती हूँ, एक पोइम में इसने कहा था। उस पोइम का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और एक इसने पोइम लिखी थी, वो आपकी इस बुक में भी होगी, वैसे वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। डैडी उस पोइम का नाम है, डैडी। तो वो उसने अपने फादर के लिए लिखी है, और वो कहती है कि माई बूट इज इन दाई फेस, कि मेरा जूता जो है वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर। अब वो कहती है कि यानी वो कहती है कि तुम कातिल हो, तुम जालिम हो। वो कहती तुम मुझे छोड़ के जा कैसे सकते हो, यानी कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरे साथ इतना अटैच है, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। वो उसको ब्लेम देती है कि तुम, मैं यानी कि ज़िंदगी में तन्हा थी तो तुम मुझे छोड़ के गए कैसे। वो अपने फादर के साथ जो है ये लड़ाई डाल के बैठ जाती। हालांकि उसके फादर ने तो वापस नहीं आना, उसकी डेथ होगी, लेकिन असल में उसकी साइकी को बयान किया गया है कि किस तरह से उसकी साइकोलॉजिकल तौर पे वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, रियलिटीज से वो भागती है और अपने डिज़ायर्स को वो पूरा करना चाहती है। अब उसकी वजह से वो अपनी इलेक्ट्रा जो उसकी डिज़ायर्स थी उनको भी नहीं वो पूरा कर सकती। मदर जो थी उसने भी उसके ऊपर उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखी। फिर उसने अपने आप को जो है वो तन्हा फील करना शुरू कर दिया। फिर तकरीबन जब वो यूथ में आई तो उसके बाद वो शी मूव टूवर्ड्स इंग्लैंड। अमेरिका से वो इंग्लैंड चली गई। वहाँ पे उसको मिला टेड ह्यूज। टेड ह्यूज जो है ही वाज अ ग्रेट पोइट, ये भी पोइट है। और बीए के अंदर आपने इसकी, अगर आपने ये पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला बीए किया है तो उसके अंदर हॉक्स मोनोलॉग एक जो है वो पोइम थी, बीए में शामिल है। वो टेड ह्यूज ने लिखी है। उसके अलावा एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 के अंदर भी टेड ह्यूज की पोइट्री की एक बुक है जो आप पढ़ोगे। तो ये ही वॉज हिज हस्बैंड। अब इंग्लैंड में उसकी मुलाकात कैसे हुई है कि वो एक गैदरिंग में गई हुई थी, एक किसी पार्टी में गई हुई थी, तो वहाँ पे उसने टेड ह्यूज को देखा। और जब उसने टेड ह्यूज को देखा तो उसका जो इमेज था उसके माइंड में बना, असल में वो अपने फादर के ही फ्रेम को तलाश कर रही थी कि मेरे फादर जैसी ही कोई शख्सियत मेरी लाइफ में आए। अब उसका जो उसके फादर का फ्रेम था वो फिट बैठा टेड ह्यूज के ऊपर, वैसे ही वो लंबे कद का था, चेहरा भी उसका वैसे ही डैशिंग था, ठीक है। और इसका जो है ना उसने फिर उसको कहा कि टाइट बॉल ऑफ जॉय, इसको कहा था इसने। ये उसका एक्सप्रेशन था कि यानी कि टाइट बॉल ऑफ जॉय का मतलब कि उसका जो है ना फिट है, उसका चेहरा जो है ना वो एकदम टाइट है, डैशिंग है। और बॉल ऑफ जॉय उसको कहा था, जॉय खुशी, उसको यानी वैसे एक एक्सप्रेशन दिया था। और उसने क्या किया कि वो जब गैदरिंग में थी तो उसने उसको एकदम से, अब आप उसके इस एटीट्यूड से ही अंदाज़ा लगा लो कि उसकी साइकी किस तरह की हो सकती है कि वो यानी टेड ही उसके करीब, इवन कि वो जानती भी नहीं, वो गई है जब उसने, क्योंकि उसको लगा कि मेरे फादर जैसी ही शख्सियत है, तो उसने उसके गाल पे जाकर उसको बाइट कर दिया था। हाँ टेड ह्यूज को। तो उसके बाद फिर इनका इस तरह से इनकी बातचीत होना शुरू होगी और एट द एंड इन्होंने शादी कर ली थी, टेड ह्यूज ने और इसने। लेकिन इनका कपल, इनकी जो ज़ाती लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी गुजरी है। लेकिन और ये खुद भी कहती है, इसने अपनी जब मदर को लेटर लिखे तो ये कहती है कि टेड ह्यूज ने मुझे जितना हंसाया है ना, और मुझे किसी ने नहीं हंसाया, इसने यानी मुझे बहुत खुश रखा है। लेकिन उसको इसके साथ कुछ जो है वो गिले शिकवे भी थे। अंदरूनी तौर पे जो इसकी एक साइकी थी उसको टेड ह्यूज टेम नहीं कर सका। उसको जो है जिस तरह से, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि किसी भी इंसान की साइकी को पूरी तरह से आप टेम कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसको कोशिश भी करोगे, आप उसकी यूँ कहना चाहिए कि अगर एक इंसान के अंदर कोई 90% अगर उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, या वो अपने लिए कोई ना कोई किसी शख्स का सहारा ढूंढता है, तो वो उसको सहारा दे भी देता है।
तो उसके बाद वो उसको 30% करेगा, 40% उसको सहारा देगा, लेकिन उसकी एक एक इंच, एक एक मामूली 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 सी बात तो वो ही ना समझ सकेगा। तो ऐसा ही सिल्विया प्लैथ के साथ हुआ। तो टेड ह्यूज ने उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट तो किया जहाँ तक मुमकिन हुआ, लेकिन शायद वो भी उसकी फिर इतनी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सका था और उसको इस बात का गिला भी था। अब टेड ह्यूज ने क्योंकि वो भी इंग्लैंड में रहा है, तो उसके बाद एक इसका ब्रेकडाउन, दूसरा ब्रेकडाउन इसकी लाइफ में ये आया कि टेड ह्यूज ने एक और लड़की के साथ जो है ना अफेयर बनाया था। उसका नाम था आसिया विविल। आसिया विविल नाम की लड़की थी, तो उसके साथ इसका अफेयर था। तो वो भी बाद में जब सिल्विया प्लैथ को पता चलता है तो वो अब उस चीज़ को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब ये तीसरा ब्रेकडाउन उसकी लाइफ में कि एक तो फादर चला गया, उसके बाद जब उस जैसा ही फ्रेम उसको मिला टेड ह्यूज की शक्ल में, तो टेड ह्यूज ने भी जो है वो एक तो उसको साइकोलॉजिकल तौर पे इतना सपोर्टिव नहीं वो निकला, और दूसरा ये कि उसने उसको रिप्लेस कर दिया ना। फिर जब आपने किसी दूसरी शख्स के साथ अफेयर बना लिया तो उस मीन के आपने उस शख्स को, अपने साथ रहने वाले शख्स को तो आपने रिप्लेस कर दिया। आसिया विवल नाम था उस लड़की का जिसके साथ इसने अफेयर बनाया था। अब ये अपनी अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, उसके अंदर अपनी बी मीटिंग के अंदर ये एक अपने ये लाइन कहती भी है कि मुझे जो है वो पूरी पोइम बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रही है कि वो कहती है कि मुझे रिप्लेस कैसे कर दिया इसने, और वो मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करती है कि कुछ लोग आए हैं और उन्होंने वेल किया हुआ है, नकाब किया हुआ है, और वो मुझे जो है वो लेके जा रहे हैं, मुझे झाड़ियों के अंदर से लेके जा रहे हैं, क्रश कर रहे हैं मुझे, और एंड वो कहती है कि वो जीत गए हैं, उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। तो इस वजह से, और फिर एट दी एंड ये क्या करती है कि ये जाती है किचन के अंदर, यानी कि अपनी एक दिन ना, यानी इसका हस्बैंड घर नहीं होता, तो ये किचन में जाती है, गैस ऑन कर देती है और अपना सर जो है वो रख देती है उसमें ओवन में, और बेटी भी इसकी एक होती है, सारे यानी जो दरवाजे होते हैं उनके नीचे टॉवल्स दे देती है। और इसने बाहर एक, यानी क्योंकि वो जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ पे बाहर इसके जो नेबर्स थे फ्लैट में जो रहते थे, उन्होंने वो लेटर भी इसका पढ़ा था। कुछ चीज़ें इसने लिखी भी थी टेड ह्यूज को बाद में कि यानी, लेकिन इसने स्पेसिफिक कोई रीज़न अपनी मौत की नहीं बताई है। तो उसके बाद इसने टावल वगैरह सारे दे दिए, गैस ऑन कर दी, सुसाइड कर ली, मर गई। इसकी बेटी भी साथ ही, बेटी को भी मार दिया। अब इसकी भी शायद हम एक लॉजिक ये लेते हैं अक्सर जो हम रीडर्स हैं, हम ये कहते हैं कि अब क्योंकि वो एज अ वुमेन रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही थी, और जिस तरह से वो उसकी अपनी साइकी को, अपनी इंजर्ड सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो शायद वो ये समझती थी कि औरत को होना ही चाहिए, शायद इसलिए उसने अपनी बेटी को भी मार दिया है कि मेरी तरह ही शायद इसको भी बड़े होके वही तमाम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, किसी भी तरह से ये सर्वाइव नहीं कर सकती। मे भी ये रीजन हो सकती हैं। यहाँ पे पहले फादर का बिल्कुल बाद में जो इसके हस्बैंड ने इसे ठीक किया, तो फिर वो हाँ, उस वजह से भी। तो उसके बाद ये होता है कि टेड ह्यूज के ऊपर असल में इसकी डेथ के बाद इसकी जो अक्सर पोइम्स हैं वो इसकी डेथ के बाद जो है वो सामने आई हैं। इसकी जो एरियल पोइम है वो, उसमें भी 4-5 लेयर्स पे वो पूरी करती है, लेकिन बेसिकली लोग ये कहते हैं, क्रिटिक्स ने ये कहा कि इसने जो पोइम है ना एरियल, ये अपनी डेथ की प्रोफेसी की है, यानी कि मरने से पहले इसने प्रोफेसी कर दी थी कि मैंने मर जाना है, मैंने सुसाइड कर लेनी। तो उसमें भी, एरियल पोइम में भी इसकी जो है वो सुसाइड को बयान किया गया। तो लोगों ने असल में जब इसकी पोइम्स भी पढ़ी और जिस तरह से ज्यूम लगाए, तो उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि टेड ह्यूज जो है वो इसकी मौत का जिम्मेदार है, और हालांकि वो तो यंग थी, इतनी जवान ही थी, तो उसको नहीं मरना चाहिए था। तो टेड ह्यूज के ऊपर काफ़ी क्लेम्स लगे, लेकिन ये चुप करके जो है ना बस बैठा रहा। इसने जो है वो कोई एक्शन नहीं उसके अगेंस्ट लिया। लेकिन अब वो था जिम्मेदार, कितना था और क्यों था और कैसे था, ये तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ही ज़्यादा बेहतर समझ सकती है, सिल्विया ही बेहतर समझ सकती है, यही बेहतर समझ सकता है। तो उसके बाद इस पे जब क्लेम इस पे लगे, लोगों ने इसको ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो ये वहाँ से फिर मूव भी करता रहा। इसने भी काफ़ी फिर अपनी साथ साथ राइटिंग्स भी जारी जारी रखी, लेकिन उस दौर में इसकी डेथ के बाद इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लेम करना शुरू कर दिया था। इवन कि जब इसके जो टोम है इसका सिल्विया का, उसके ऊपर उन्होंने सिल्विया लिखा था, सिल्विया ह्यूज,
तो उन्होंने जो है ना वो ह्यूज को हटा दिया था ज़बरदस्ती वहाँ से ना, लोगों ने सिर्फ सिल्विया ही रहने दिया था, क्योंकि लोगों को इसके ऊपर टेड ह्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लेम्स थे। तो इस तरह से इसकी लाइफ जो है वो, सिल्विया की लाइफ जो है वो एंड होती है। अब हम इसके ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएं तो फिर आप समझो कि आपको सारी जो है वो सिल्विया जो है वो समझ आ गई है। पहला जो है इसके अंदर वो है अथॉरिटी। यहाँ पे बुक में जगह है? हाँ, या मैं आपको बोलती हूँ, मैं एक एक वर्ड बोलती जाती हूँ। हाँ, एक वर्ड बोलती जाती हूँ और साथ साथ मैं फिर उसको एलेबोरेट भी करती जाती हूँ। फिर आप इसको कॉपी भी बाद में करवा लेना। फर्स्ट है अथॉरिटी। अब सिल्विया प्लैथ जो है वो अथॉरिटी का सिंबल है, ठीक है। वो यानी कि अथॉरिटी इसकी पोइम्स के अंदर, यानी कि हम ये कहेंगे अथॉरिटी से मुराद ये लेंगे कि वो अथॉरिटी चाहती है, अथॉरिटी की लाइफ जीना चाहती है। अब अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है। एक अथॉरिटी तो ये है कि वो चाहती है, उसकी ये डिज़ायर थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अथॉरिटी के नीचे पलूँ बढ़ूँ, यानी अथॉरिटी के नीचे रहते हुए मैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करूँ। और दूसरी उसकी एक ये भी ख्वाहिश थी कि मैं अथॉरिटेटिव खुद भी बनना चाहती हूँ, एज अ मेल मैं अपना रोल प्ले करना चाहती हूँ। एक इसकी पोइम्स के अंदर, तमाम तर पोइम्स के अंदर हमें ये एस्पेक्ट मिलता है। दूसरा है वर्जिनिटी, VIRGINITY। वर्जिनिटी का मीनिंग होता है दोशीज़गी। अब इसके अंदर दोशीज़गी के एलिमेंट को, वर्जिनिटी के एलिमेंट को भी बयान किया गया है कि किस तरह से वो, अब उसकी दोशीज़गी जो है वो चली गई है। इवन के ये बात नहीं कि शादी हो जाना या ना हो जाना, असल में उस दिखाया ये गया है कि वो फील क्या कर रही है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। कि जब उसकी शादी हो गई तो इट्स मीन कि उसने अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर दिया ना, तो वो अब इस चीज़ को भी उसको वो असर ले रही है अपने ऊपर, उसकी साइकी के ऊपर इस चीज़ का भी इफेक्ट हो रहा है कि उसकी वर्जिनिटी चली गई। जब एक औरत की वर्जिनिटी चली जाए तो वो समझती है कि जो है ना उसकी बहुत बड़ा उसका कोई लॉस हो गया है, ठीक है, उसकी साइकी के मुताबिक, सिल्विया की साइकी के मुताबिक। अगर हम इसको अभी सिल्विया के हवाले से देख रहे हैं, फिर अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे तो ये हर बात जो है ये हर औरत पे पूरी उतरती है जो सिल्विया ने की, ठीक है। वर्जिनिटी। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर द रोल एज अ मेल। अब उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एज अ मेल जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहती थी। अब ये जो मैं आपको चीज़ें लिखवा रही हूँ ये इसकी किसी एक पोइम की बात नहीं है, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का सवाल आ जाता है, और सवाल आता भी इसी तरह का है, वो पोइट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ना कि इसके थीम्स के बारे में। तो हमने बेसिकली ये बताना है कि उसकी, अब ये तमाम चीज़ें जो हम लिख रहे हैं बेसिकली ये उसकी अपनी ही ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं ना। तो हमें पोइम्स का पढ़ने का पर्पज़ ही ये है कि हम ये जानें कि वो उसकी लाइफ के साथ इनका कितना कंसर्न है। नेक्स्ट है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी को इस तरह से वो रिप्रेजेंट करती है कि वो ये दिखाना चाहती है कि किस तरह से मैं सोसाइटी के अंदर रहते हुए, किस तरह से जो है वो मुझे मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्रश कर रही है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर रहते हुए मैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती, उसको इस चीज़ का खौफ है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से वो खौफ भी महसूस कर रही है, फियर भी महसूस कर रही है, और एट द सेम टाइम वो शायद इस चीज़ का गिला भी कर रही है कि सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट ही क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अपनी ज़ात के बारे में कोई बात करना। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस ये है कि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी राइटर या कोई भी पोइट जो है वो
अपनी ज़ात के बारे में जब बात करें तो वो सब्जेक्टिविटी होगी, और जब वो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दूसरों की बात, सोसाइटी की बात, दूसरों के इश्यूज, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो इसकी पोइट्री के अंदर हमें सब्जेक्टिविटी मिलती है, यानी कि ये मुआशरे की बात नहीं करती, ये मुआशरे में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात नहीं करती, ये इश्यूज की बात नहीं करती, ये कोई पॉलिटिकल इशू की बात नहीं करेगी, ये कोई जो है वो सोशल इशू की बात नहीं करेगी, ये अपनी ज़ात के बारे में बात करेगी, अपनी साइकी के बारे में बात करेगी, अपनी जो साउल के बारे में बात करेगी, अपने लव के बारे में बात करेगी, सेक्स के बारे में बात करेगी, इस तरह की चीज़ों के बारे, यानी कि जो इसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड बात है उन बारे में ये बात करती है। नेक्स्ट है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म यानी कि इसकी जो पोइम जितनी भी इसकी तमाम तर पोइम्स हैं, वो फेमिनिज्म का मतलब यही होता है, उसमें भी आपने अंडरनीच में पढ़ा कि यानी हर औरत के ऊपर जो बात पूरी उतरे, तो इसकी भी तमाम तर जो बातें हैं वो हर औरत के ऊपर पूरी उतरती हैं। आइडेंटिटी का ये इशू उठाती है, शनाख्त, यानी कि वो कहती है कि वेयर इज़ माई आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी का क्वेश्चन रेज करती है कि मेरी आइडेंटिटी कहाँ है, फीमेल की आइडेंटिटी कहाँ है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर उसका मकाम कहाँ है, उसके डिज़ायर्स को जो पूरा नहीं होने दिया जा रहा, वो अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल किस तरह से करे, वो किस तरह से अपने आप को सिक्योर बनाए, तो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर वो क्वेश्चन उठाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वुम्ब, वुम्ब कहते हैं WOMB, बच्चादानी को कहते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वुम्ब, इसके ऊपर भी वो बात करती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वुम्ब, WOMB, वुम कहते हैं बच्चादानी को, यानी कि वो कहती है कि किस तरह से एक औरत जब प्रेगनेंसी में होती है तो किस तरह से उसको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, और वो क्या महसूस करती है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या उसके लिए ये क्या वो अपने आप को ऐसा करके जो है वो फर्टिलिटी लेकर आ रही है एक तो, ठीक है, और दूसरा वो क्या अपने आप को ऐसा करके अपने आप को वो सिक्योर महसूस कर रही है, क्या उसका जो हस्बैंड है, क्या उसका जो लाइफ पार्टनर है, वो उसको किस हद तक जो है वो इसको सपोर्टिव दे रहा है, इस हवाले से सपोर्टिव है उसके साथ। तो जितने भी उसके जो इसके वुम के हवाले से प्रॉब्लम्स होते हैं, अब ये हर वुमेन के ही प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके वो डिस्कस करेगी, और बल्कि वो अपने दो जो उसकी पोइम्स हैं वो उसने अपने बच्चों के लिए भी लिखी हैं, जो हम पढ़ेंगे इसमें, कि वो उनको जो है वो काफ़ी प्रेज़ देती है कि वो जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लकी हैं, लेकिन एट द एंड आपने देखा कि उसने जो है वो अपने बेटी को मौत भी दे दी। तो बहरहाल प्रॉब्लम्स ऑफ वुम को भी डिस्कस करती है। नेक्स्ट है न्यूडनेस, नंगापन इसको कहते हैं, NUDENESS। न्यूडनेस यानी कि वो ये दिखाती है कि किस तरह से एक वुमेन को जो है वो एक मेल के हाथों जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, चंद घंटों में, किस तरह से जो है वो उसको जो है वो न्यूड कर दिया जाता है और उसको यूज़ कर दिया जाता है तो यूज़ ही, चाहे आप उसको लीगल मैनर में लो या आप इलीगल मैनर में लो। सेक्स का ये जो है वो डिस्कस करती है, सेक्सुअल हवाले से जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन को, किस तरह से किस हद तक जो है वो उसकी जब वो सेक्सुअल वो इंटरकोर्स में होती है तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, इसको वो लेके बात करेगी, किस हद तक वो अपने प्रॉब्लम्स उसकी किस तरह की होती है, उसकी जो है वो उसकी मेंटालिटी उस वक़्त किस तरह की होती है, क्या वो अपनी जो है वो क्या उसे कहना चाहिए होश वाली हालत में होती है, नहीं होती, इस तरह की बातें जो है वो उसकी पोइम्स के अंदर वो बताएगी। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स यानी कि उसकी जो इनर फीलिंग्स हैं उनको वो डिस्क्राइब करती है। अब फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी वालिद के साथ भी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करती है, हस्बैंड के साथ भी करती है, बच्चों के साथ भी जो उसकी फीलिंग्स हैं, अपनी ज़ात के साथ जो उसकी फीलिंग्स हैं। एक इसका मैंने वो देखा था हाँ जी, फीलिंग्स है ऐसा साथ, हाँ हाँ, नहीं मैं सिंपल फीलिंग्स ही लिखा है, ठीक है, इनर फीलिंग्स लिख सकते हो। इसका वो मैं देख रही थी नेट पे ना, फिर मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स देखी, बेशक आप भी घर जाके इसकी पिक्चर्स जब खोलोगे ना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना इसकी पिक्चर्स कुछ कार्ड्स और कुछ इस तरह के, तो उसके ना आर्म दिखा रहे थे, आर्म पे ना उसने रेड कलर का लिखा हुआ था, आई एम इसका लिखा हुआ था।
तो वहाँ से उन चीज़ों को भी देख के पता चलता है कि ये नॉर्मल वुमेन या नॉर्मल साइकिल नहीं हो सकती, इस तरह की जो है ना वो हमें इंडिकेशन होती है कि इस तरह के अक्सर एलिमेंट्स जो है ना वो आप उसमें भी देखोगे। तो यानी कि वो जिसे कहना चाहिए अपनी ज़ात से जो है ना बहुत ज़्यादा चिपकू थी, यानी कि कहती थी मेरी ज़ात से रिलेटेड जो 1 इंच जितनी भी कोई चीज़ है ना वो भी यानी कि पूरी होनी चाहिए अपने। हाँ, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब थी हर चीज़ से पहले यानी कि अपने आप को अहमियत देना। हाँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, इसके लिए एक वर्ड भी यूज़ होता है, वो भी इसमें आएगा। हाँ, ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी के हवाले से भी वो बात करती है कि वुमेन को जो है वो किस तरह से ड्यूटीफुल रहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और उसको जो है वो किस तरह से सोसाइटी के लिए भी ड्यूटीफुल रहना पड़ता है। जो नेक्स्ट है वाइफरी, वाइफ से निकला है वर्ड वाइफरी, WIFER, यानी कि वाइफरी, वाइफ के हवाले से किस तरह से उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं। मदरहुड को भी बयान किया है इसने कि किस तरह से जो है वो एक मदरहुड जो है वो किस तरह होती है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कहते हैं इसको जरखेज़ी को, यानी कि वो फर्टाइल है वुमेन जो है, या अगर हम सिल्विया की भी बात करें तो सिल्विया जो है वो फर्टाइल है, जरखेज़ है वो, यानी कि वो फर्टाइल हम कई लिहाज से देख सकते हैं, यानी कि वो घर पर चलाने वाली या बच्चे पैदा करने वाली है, ठीक है, जरखेज़ है वो, फर्टिलिटी है। वुमेन यानी कि हम कहते हैं फर्टिलिटी का सिंबल लिया जाता है वुमेन को। प्रोफेसी, प्रोफेसी PROPHESY, प्रोफेसी का मतलब है यानी कि पहले से ही आप किसी चीज़ को, जैसे आपने उसमें भी हाँ प्रिडिक्शन कर दिया, उसमें मेरी बस में भी पढ़ा था, तो वो अपनी यानी कि इसके अंदर अपनी पोइम्स के अंदर भी उसने प्रिडिक्शन कर दी है अपनी मौत की, तो इसलिए हमने प्रोफेसी को भी लेकर आए। पोजीशन ऑफ फीमेल, पोजीशन ऑफ फीमेल, बस अब हाँ वो ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए वुमेन की जो है वो पोजीशन क्या है, इस चीज़ को वो डिस्क्राइब करती है। ट्रेडिशंस को वो बयान करती है कि औरत जो है, खातून जो है वो किस तरह से, ये हमने ट्रेडिशन बना दी है। कल भी हम जब वो एकेडमिक को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये ट्रेडिशन ही बना दिया औरत की हर चीज़ को, औरत से रिलेटेड हर चीज़ को कि ये ट्रेडिशन है लाजमी, जैसे कि शादी की बात हो रही थी तो चाहो ना चाहो तो करनी ही है, ठीक है। तो यानी कि वो कहती है ओवरऑल अगर सिर्फ मैरिज को ना भी लिया जाए, तमाम तरह एस्पेक्ट्स को देखा जाए, तो वो कहती है कि इंसान, औरत जो है वो ट्रेडिशंस में जकड़ी हुई है, जो हमारी सोसाइटी ने जो ट्रेडिशंस बना दी हैं उनके अंदर जकड़ी हुई है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल ट्रूमा, यानी कि साइकोलॉजिकल हवाले से उसको जितनी वो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको वो डिस्क्राइब करती है। सुसाइड है, सुसाइड को बयान किया गया है किस तरह से उसने सुसाइड की। जॉयज़ हैं, खुशियाँ, खुशियों को भी वो बयान करती है, ये नहीं कि वो सिर्फ जो है वो दुख ही दुख बयान करती है, बल्कि जब वो अपनी बेबीज़ के लिए पोइम जहाँ उसने लिखी है वहाँ वो अपनी जॉयज़ को भी बयान करी, या उसकी अगर हम कहें कि वो अपने डिज़ायर्स को की जब फुलफिलमेंट चाह रही है तो उसमें भी उसको कुछ जो फुलफिलमेंट उसकी हो रही है और जो नहीं हो रही, लेकिन वो उस हवाले से भी लेकिन अब वो उसके अंदर भी खुशी रखती है कि मैं अपने अंदर मेरी कितनी डिज़ायर्स भरी हुई हैं उनको देख देख के भी वो जो है वो खुशी महसूस करती है। केयर का है इसके अंदर जिक्र कि किस तरह से वो खुद भी अपने, अब हस्बैंड उसका किस तरह से केयरिंग है उसके लिए, उसका फादर कितना केयरिंग था उसके लिए, फिर आगे से वो खुद अपने बच्चों के लिए कितनी केयरिंग है, इस बार हवाले से वो बात करती है। केज्ड सेल्फ, CAGED, केज्ड सेल्फ, केज सेल्फ का मतलब यानी बंद होना, किसी पिंजरे में कैद होना। वो ये बात करती है कि किस तरह से एक औरत जो है उसको केज्ड कर दिया जाता है अपने आप को, यानी कि केज्ड सेल्फ, अपने आप को अपनी ही ज़ात के अंदर वो बंद महसूस करती है। फ्रीडम, और वो आज़ादी चाहती है, वो कहती है कि मैं आज़ादी हर हवाले से वो चाहती है, सोशल हवाले से भी, डोमेस्टिक हवाले से भी, और अपनी ज़ात के हवाले से भी वो फ्रीडम चाहती है। नेचर का भी वो इसमें जिक्र करती है, वो अक्सर जगह पे नेचर को एज अ सिंबल इस्तेमाल करते हुए
अपनी तमाम तर डिज़ायर्स और अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स को वाज़ेह करती है। जैसे कि हम पपीज़ इन अक्टूबर पढ़ेंगे तो उसमें उसने पपीज़ को भी सिंबल बनाया है। इस तरह से जब हम बी मीटिंग पढ़ेंगे मक्खी, क्योंकि अब हमने पढ़ा था कि इसका फादर जो था वो बी कीपिंग था, तो उसी की वजह से इसको भी जो है ना बी कीपिंग में शौक था, तो इसने फिर उस वजह से ये पोइम भी लिखी थी, अराइवल ऑफ द बी बॉक्स एंड द बी मीटिंग। उसमें उसने वो मक्खी को, शहद की मक्खी को भी सिंबल बनाया है, एज अ सिंबल यूज़ करके उसने कहा है कि मक्खी जो है वो डिज़ायर का भी सिंबल हो सकती है, बी जो है वो डिज़ायर का भी सिंबल है। यानी अब जब हम उसकी पोइम्स पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, यानी कि अब देखो कि बी जो है वो नेचर का ही सिंबल है ना, तो उसको इस वजह से इसमें नेचर भी आ जाता है। पपीज हैं तो वो फूल का नाम होता है, फूलों को कहते हैं, तो वो भी नेचर का सिंबल है। ब्रूटिलिटी है, नेक्स्ट है ब्रूटिलिटी, वहशीपन, सोसाइटी की ब्रूटिलिटी को वो बयान करती है। अब उसने अपने बाप को भी, फादर को भी ब्रूटल कहा था कि वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, तो इस हवाले से भी ब्रूटिलिटी को भी वो एक्सप्लेन करती है। उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी ये तमाम तर जो है ये इसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ज़रा तेज तो नहीं मैं लिखा रही। उसके अलावा रिएक्शंस हैं कि किस तरह से जो सोसाइटी जो है वो उसको इसके साथ एक्ट कर रही है, इसको जो है वो बार बार क्रश कर रही है, मसाइल में डाल रही है, तो ये उनका रिएक्शन किस तरह से देती है, रिएक्शंस बयान करती है। उसके बाद गिल्ट, यानी कि गिल्ट GUILT नहीं आ जाए, गिल्ट को बयान करती है कि गिल्ट किस तरह से जो है वो अपने आप को गिल्टी फील भी ये करती है, यानी कि जब इसने अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर दिया तो इसके अंदर एक अजीब किस्म का इसने जो है वो गिल्ट फील करना शुरू कर दिया, अपने आप को जो है वो गिल्टी फील करना शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ जो है वो मेरी खो गई है। उसके बाद रेग, RAGE, वो गुस्सा। अब इसके अंदर अजीब किस्म की इसकी साइकी थी। अब ये देखो गिल्ट भी और वो भी आ रहा है इसके अंदर जी, हाँ GUILT गिल्ट। उसके बाद रेग, RAGE, गुस्सा, यानी कि वो किस तरह से जो है वो अपने गुस्से का इजहार करती है, और उसकी तमाम तर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किस तरह से वो अपने उसका गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है अपनी ही अंदर जो है, और वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, किसी पे निकाल नहीं सकती। मोटिव उसके क्या है, मकासद उसके क्या हैं, इसको हम बात करेंगे। इमोशंस वो उसमें ही आ जाता है, फीलिंग्स में ही आ जाता है। फियर है, इसको फियर का एलिमेंट जो है वो उसकी पोइम में बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी समझा जाता है, जो कि डिस्कस किया गया है कि किस तरह से इसकी अक्सर पोइम के अंदर ज़्यादातर जो ये एलिमेंट है फियर को भी फोकस किया जाता है कि किस तरह का खौफ इसको लाहक है, इसको अपने डिज़ायर्स के पूरे ना होने का खौफ है, इसको अपने फादर के साथ जो इसकी डिज़ायर्स नहीं पूरी हो सकी उसका खौफ है, इसको अपने हस्बैंड के छोड़ देने का खौफ था कि मेरा हस्बैंड मुझसे अलग ना हो जाए, इसको यानी कि अपने अंदर मौजूद जो भी एक औरत के अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं उनके पूरे ना होने का इसको एक अजीब किस्म का इसके अंदर खौफ था, और वही तमाम खौफ जो है वो ये अपनी पोइम्स के अंदर भी डिस्कस करती हुई आती है, चली आती है। उसके बाद है इसका अनसर्टेनिटी, गैर यकीनीपन, और इसकी तमाम तर पोइम्स के अंदर हमें गैर यकीनीपन लगता है जब हम बात करते हैं कि अच्छा, वो कहती है कि अब वो कहती है कि अगर मैं मेरी ये डिज़ायर्स है, मेरी फलां डिज़ायर्स पूरी नहीं हो सकती अगर, तो फिर वो बात को घुमा के किसी और एंगल में ले जाती है, यानी कि वो कहती है, जैसे हम पपीज़ इन अक्टूबर पढ़ेंगे तो वो कहती है कि पपी, अब वो फूल जो है ना वो असल में उसकी डिज़ायर का सिंबल है। वो कहती है ये फूल जो है ना, ये सूरज के साथ निकले हुए जो बादल के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो रेडिश लाइट दे रहे हैं, रेडिश रेडिश रोशनी दे रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा प्यारे हैं। फिर अब वो उसने बात को बदल के वो जो है वो एक गमगीन बात के साथ उसको मिला देती है। अब ये तो एक प्यारी बात होगी ना कि इस बादल के साथ जोड़ दिया, फिर वो जोड़ती है उसको एक औरत के साथ जो कि एक एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, जिसका रेड कलर का जो दिल है वो कहती है कि धड़क रहा है। अब वो एम्बुलेंस जो है वो डेथ का सिंबल है, यानी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, या अगर वुमेन है उसके अंदर तो वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर एट द सेम टाइम खुशी भी है, एट द सेम टाइम जो है वो तकलीफ में भी है,
तो इस तरह से वो चीज़ों को जब सिम्बलाइज कर देती है तो उसकी चीज़ें, उसकी जो साइकी है ना, वो हमारे सामने मिक्सचर बन के उठती हैं। यानी कि एट द सेम टाइम वो बीच में उसकी खुशियाँ भी हमें वाज़ेह हो रही हैं, किस तरह से वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता है कि ये अपनी जो है वो अपनी जो उसकी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या इसके अंदर जो इंतहाई इंतहाई किस्म का जो इसको दुख, जो इसको शदीद किस्म का इसकी ज़ात के अंदर है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और एट द सेम टाइम ये अपनी खुशी का भी इजहार कर रही है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं कि ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनीपन उसके अंदर पाया जाता है। कोई भी ये नहीं, हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसने इसी बारे में बात की हुई है। उसके बाद मेंटल डिलाइमा है इसका, मेंटल ट्रोमा कह लो या मेंटल डिलाइमा कह लो, DILEMMA, डिलाइमा, यानी कि मेंटल जो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये दिखाती है। सप्रेशन है इसके अंदर, SUPPRESSION। सप्रेशन का मतलब होता है दबाव भी होता है, उसे बिखरना भी होता है, कि किस तरह से उसकी ज़ात के अंदर ही वो किस तरह से बिखरी हुई है, या किस हद तक जो है वो उसको दबाव है उसके ऊपर, यानी कि वो अपनी फुलफिलमेंट नहीं कर सकती, अपनी ज़ात के जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकती। डिस्ट्रस्ट है इसके अंदर, बैटर्ड माइंड है इसका, यानी कि उसका जो तमाम तर जो उसके जितने भी यकीन थे दुनियावी हवाले से, जिन 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 भी बातों पे वो बिलीव करती थी, वो तमाम तर उसके जो बिलीव्स हैं, जो उसके ट्रस्ट थे, वो टूट गए। उसके बाद बैटर्ड माइंड, बैटर्ड माइंड, BATTERED, बैटर्ड माइंड, माइंड MIND, माइंड, बैटर्ड माइंड कहते हैं, यानी कि ऐसा जहन जिसको कूटा गया हो, कूटा हुआ जहन होता है ना, उसको कहते हैं। हाँ, या बिखरा हुआ कह सकते हो, यानी कि उसको BATTERED से, यानी कि इसका जहन जो है वो अंदरूनी तौर पे किस तरह से बिखरा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर स्ट्रेस आ के उसकी जो तकलीफ में इजाफा हो के उसका माइंड जो है वो बिल्कुल ही टूट गया था या बिखर गया था। टॉर्चर्ड साउल है इसकी, यानी कि उसको जैसे उसको उसकी साउल जब हम इसकी पोएम पढ़ते तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे इसकी रूह को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई हुई है। TOR इनसिक्योरिटी, अब वो अपनी जो है वो इनसिक्योरिटी को भी बयान करती है कि किस तरह से वो इनसिक्योर है। इनसिक्योर वो हर हवाले से है, अपनी डिज़ायर्स को पूरा ना करने के हवाले से इनसिक्योर है वो अपनी जो है वो इस हवाले से इनसिक्योर है कि जैसे कि वो उसका कॉम्प्लेक्स था, तो क्योंकि रिचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं जो ऐसा करने से रोकते हैं, तो उनको वो पूरा नहीं कर सकती। इस तरह से वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। फादर के जाने के बाद इनसिक्योर फील करती है, हस्बैंड के जो है वो लॉयल ना होने की वजह से इनसिक्योर फील करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी को भी शो करती हैं। सेंसिटिविटी है इसके अंदर, बहुत इंतहा की इसके अंदर सेंसिटिविटी थी, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ को माइनर माइनर सी चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा डीपली लेती है। उसके बाद लव है इसके अंदर, वालेकुम सलाम जरा, क्या हाल है? हाँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इग्नोरेंस, इग्नोरेंस है इसके अंदर, यानी कि किस तरह से जो है वो इसको इग्नोर किया गया है, सोसाइटी ने इसको किस तरह से इग्नोर किया है, ठीक है, हस्बैंड ने किस तरह इसको इग्नोर किया, फादर ने इसको किस तरह इग्नोर किया, तो वो तमाम सारी इग्नोरेंस जो है वो उसमें बयान करती है। डेथ का इसके अंदर जिक्र है कि डेथ किस तरह से जो है वो इसको अटैक करती है, इस पर वायलेंस, तशद्दुद इस पर किस तरह से हुआ, इसको वो बयान करती है। वायलेंस, वायलेंस यानी कि तशद्दुद है ना उसका, वो समझती है कि क्योंकि उसकी अपनी ज़ात जो है वो इनसिक्योर है, अपनी अंदरूनी ज़ात के हवाले से वो इनसिक्योरिटी फील कर रही है, तो इस वजह से वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, जैसे कि उसने अपने, अब अगर क्योंकि नेचर को वो एक्सेप्ट नहीं ना कर रही, अब फादर की डेथ होगी तो उसने उसको ब्रूटल कह दिया, तो वो समझती है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी,
इंफरादियत का जिक्र करती है। इंडिविजुअलिटी कि किस तरह से जो है वो यानी अपनी ज़ात के बारे में सिर्फ उसने बात की है, इसलिए इंडिविजुअलिटी भी इसमें आएगी। नेक्स्ट है टॉर्चर, अच्छा ये तो हो गया। पेन है, लोनलीनेस है, किस तरह से जो है वो अपनी ज़ात में रहते हुए ये तन्हाई फील करती है। उसके बाद है डिसेप्शन, DECEPTION, धोखा इसका मतलब होता है। DECEPTION, डिसेप्शन, धोखा। किस तरह से जो है वो ये धोखे का शिकार हुई है, जैसे कि हस्बैंड के इसका ले लें और सोसाइटी के हवाले से भी। विक्टिमाइजेशन, किस तरह से इसको वो समझती है कि विक्टिम बनाया गया है इसको टॉर्चर करने के लिए। एग्नी है इसकी, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पैशंस आ जाते हैं। डिस्पेयर है, मायूसी है। और लास्ट है इसका नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म होता है खुद पसंदी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खुद पसंद है। NARCISSISM, नार्सिसिज्म, खुद पसंदी। बहुत ज़्यादा यानी खुद पसंद थी। और दूसरा जो लास्ट है वो उसकी जो इसने टेक्निक इस्तेमाल किया वो इसने सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है टेक्निक्स में। इमेजरी का यूज़ करती है ये। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसकी जो है वो सिंबलिज्म के हवाले से इसकी पॉइंट्स को डिस्कस करें या इसकी इमेजरी को डिस्कस करें। सिंबलिज्म, इमेजरी, सब्जेक्टिविटी भी एक टेक्निक होती है जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक, तो आप डीप है वो उसमें पार्ट 2 में पढ़ोगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वैसे मतलब ये होता है कि रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक टेक्निक है जो पोएट्स इस्तेमाल करते हैं। एक के बाद दूसरी, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे माइंड के अंदर कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक भरमार है हमारे जहन में सोचों की, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो राइटर्स जो है वो अक्सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में जाके लिखते हैं, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक होती है रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स से हमें कहने का इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली कुछ नहीं हो रहा, ग्रेजुअली वो नहीं दिखा रहा कि हमने अब ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब ये हुआ था। एक बात हुई है, कट हो गई, कहीं और चला गया जहन, फिर वो बात आ गई, वहाँ से बात आधी कट हुई, कोई पता नहीं आगे क्या हुआ, फिर बात कहीं और निकल गई। इसको कहते हैं स्ट्रीम, इसको हाँ डिफरेंट डायमेंशंस में जाके बयान करना, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ ओपन योर बुक, अब इसकी जो है वो